In this review, मैं इस 11 जनरेशन टोयोटा Corolla के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के डिटेल्स एंड फीचर्स को हाईलाइट करूंगा। रिव्यू के सेकंड पार्ट में मैं एज एन ऑनर आपके साथ गाड़ी के बारे में कुछ ओपिनियंस और कुछ फैक्ट शेयर करूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि क्यों Corolla दुनिया की मोस्ट सोल्ड गाड़ी है और पाकिस्तान में इस गाड़ी के सक्सेस के क्या रीजंस हैं। इसके साथ थ्रू आउट द रिव्यू कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो कि कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती, उन ख़ास चीज़ों में मैं Corolla 1.6 को सिटी एस्पायर 1.5 के साथ कंपेयर करूँगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कंपैरिजन के बगैर क्लियर नहीं होती। वैसे तो Altis 1.6 और सिटी एस्पायर 1.5 डायरेक्ट कंपटीटर्स नहीं हैं, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर, साइज़, प्राइस और इंजन में फ़र्क है। दोनों की प्राइस में 4.5 लाख का डिफरेंस है एंड दिस इज़ वाई सिटी इज़ अ सब कॉम्पैक्ट सेडान जबकि Corolla ज़्यादा स्पेशियस है और उसका इंजन 1.6 है जबकि सिटी का 1.5। हाउएवर इन्हें फीचर्स वाइज कंपेयर किया जा सकता है एंड अदरवाइज मोस्टली लोग इन दोनों में से कोई एक गाड़ी चूज़ करते हैं। सो टू स्टार्ट द रिव्यू मैं Corolla पे बात करने से पहले मैं एक शॉर्ट से टोयोटा की हिस्ट्री शेयर करूँगा। टोयोटा 1937 में एग्जिस्टेंस में आई थी। हाउएवर उससे पहले 1933 से टोयोटा ऑपरेशनल थी, बट एक रजिस्टर्ड ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं थी और उस टाइम पे 1934 में टोयोटा ने अपनी पहली प्रोडक्ट लॉन्च की थी जो कि एक इंजन था और उसके 2 साल बाद 1936 में टोयोटा ने डबल एस डैन लॉन्च की थी जो कि टोयोटा की पहली पैसेंजर कार थी। हाउएवर ये गाड़ी एक फेलियर थी एंड ऑलमोस्ट उसके 20 साल तक कंपनी को कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिली थी। 1957 में टोयोटा Corona लॉन्च हुई थी जो कि कंपनी की पहली मेजर सक्सेस थी और टोयोटा Corona के बाद 1966 में Corolla लॉन्च हुई थी जो कि कंपनी की सेकंड मेजर सक्सेस थी। इवन दो कंपनी को 20 साल तक कोई मेजर सक्सेस नहीं हुई थी, बट 1966 के बाद 1974 से लेकर अभी तक Corolla दुनिया की टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर रैंक करती है। Corolla की आज तक इन टोटल 12 जनरेशन आ चुकी हैं और आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ ये पाकिस्तान में 2014 में लॉन्च हुई थी। हाउएवर ये इंटरनेशनली 2013 में लॉन्च हो गई थी, क्योंकि मोस्टली लोग Altis 1.6 एंड Altis 1.8 CVT ग्रैंडे में से कोई गाड़ी खरीदते हैं, तो उनके लिए फीचर्स एंड ऑप्शंस का डिफरेंस का पता होना ज़रूरी होता है। सो टू स्टार्ट पहले मैं दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस शेयर करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं Altis 1.6 की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। हाउएवर जो 2017 के फेसलिफ्ट के एडिशंस हैं वो मैं रिव्यू के सेकंड पार्ट में वाइल ड्राइविंग शेयर करूँगा। सो दोनों गाड़ियों में पहला एक्सटीरियर डिफरेंस ऑटो लेवलिंग हेडलाइट्स और बेहतर डिज़ाइन का है जो कि Altis 1.6 में मिसिंग है। सेकेंडली ग्रैंडे में DRL ज़्यादा इंप्रूव्ड है विच इज़ ऑल्सो सेफ्टी फीचर, क्योंकि DRLs की वजह से फॉग या फिर जब विजिबिलिटी मुश्किल हो तो उन टाइम्स में गाड़ी को DRLs की वजह से ईजिली स्पॉट किया जा सकता है और इसलिए बहुत से कंट्रीज़ में DRLs का होना कंपलसरी है। नेक्स्ट डिफरेंस है फॉग लाइट्स एंड क्रोम स्ट्रिप ऑन डोर हैंडल्स। ये दोनों चीज़ें Altis 1.6 में मिसिंग हैं। हाउएवर टोयोटा को एक्स्ट्रा पे करके फॉग लाइट्स ऐड करवाई जा सकती हैं। अदर देन दैट साइड से Altis 1.6 और Altis 1.8 दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों में साइड स्कर्ट्स और अलॉय व्हील्स दिए जाते हैं, बट इन डोर हैंडल्स की वजह से दोनों गाड़ियों को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। नेक्स्ट डिफरेंस है रिट्रैक्टेबल मिरर्स, और ये मुझे टोयोटा से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है कि गाड़ी ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट में आ चुकी है और इवन देन साइड मिरर्स को हाथ से बंद करना पड़ता है। इतनी बेसिक चीज़ जो कि 2020 में 35 लाख की गाड़ी में मिसिंग है। एक्सटीरियर का आखिरी डिफरेंस है स्मार्ट एंट्री। ग्रैंडे में स्मार्ट एंट्री है, बट अगेन एक सेंसलेस बात यह है कि स्मार्ट एंट्री पैसेंजर साइड पे नहीं है। सो एक्सटीरियर में टोटल ये 6 डिफरेंसेस थे। टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर में टोटल 12 डिफरेंसेस हैं। पहली चीज़ है ड्राइविंग मोड्स। ग्रैंडे में एडिशनल क्रूज कंट्रोल, पैडल शिफ्टर्स और स्पोर्ट्स मोड आता है, जबकि मैनुअल ड्राइविंग मोड ग्रैंडे और Altis 1.6 दोनों में आता है। हाउएवर स्पोर्ट्स मोड की इफेक्टिवनेस पे लोगों का सवाल होता है और उसके बारे में आप मेरा ओपिनियन टॉप राइट बैनर पर क्लिक करके ग्रैंडे के रिव्यू में देख सकते हैं। उसके बाद मेजर डिफरेंस इंफोटेनमेंट सिस्टम में है। ग्रैंडे में एंड्रॉयड सिस्टम आता है, वेयर एज Altis 1.6 में एंड्रॉयड तो नहीं है, बट जितनी इसकी फंक्शनैलिटी है वो फिट है और जो रिवर्स कैमरा है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। हाउएवर ग्रैंडे में टोयोटा कनेक्ट का फीचर आता है जो कि 6 मंथ्स के लिए फ्री होता है। ये कि एक तरह का सेफ्टी फीचर भी है और उसका फ़ायदा यह है कि आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी की क्या लोकेशन है, और ट्रैक करने के अलावा भी इसके काफ़ी फंक्शंस हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप टोयोटा कनेक्ट के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। हाउएवर ये टोयोटा कनेक्ट की ऐप Altis 1.6 में मिसिंग है। नेक्स्ट डिफरेंस ये है कि ग्रैंडे में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है जबकि Altis 1.6 में एनालॉग। एस्थेटिक्स में एक डिफरेंस ये है कि ग्रैंडे में डोर हैंडल्स क्रोम के हैं और जो इंटीरियर है वो लेदर स्टिच होता है। ग्रैंडे में रिवर्स लिंक का फीचर आता है, वाइल रिवर्सिंग साइड मिरर्स जो आपने पोजीशन सेट की होती है उसके अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं और गाड़ी को रिवर्स करना ईजी हो जाता है। इसके अलावा ग्रैंडे में लेदर सीट्स, सन ग्लासेस होल्डर, ऑटो रेन सेंसर्स और रिक्लाइनिंग सीट्स एडिशनल आती हैं।
हाउएवर ग्रैंडे के जो ऑटो रेंज सेंसर्स हैं वो इतने सेंसिटिव नहीं हैं, सो इवन तो गाड़ी में फीचर है बट आपको वाइपर्स को मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। इंटीरियर के इन 12 डिफरेंसेस के अलावा इंटरनली गाड़ी में 3 डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 तो ये है कि ग्रैंडे में सनरूफ और 1.8 इंजन आता है विद CVT ट्रांसमिशन, जबकि एल्टिस 1.6 में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है। बाद में गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं इस गियर बॉक्स की प्रैक्टिकलिटी आपके साथ शेयर करूँगा। नेक्स्ट इंटरनल डिफरेंस है कि सेफ्टी फीचर्स में ग्रैंडे में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाता है जो कि एल्टिस 1.6 में मिसिंग है, और उसकी जगह गाड़ी में ब्लैंक बटन है। बट इन फैक्ट एल्टिस 1.6 में बहुत से ब्लैंक स्विचेस हैं। शायद ही कुछ लोगों को तंग ना करे, बट एटलीस्ट फॉर मी मुझे ऐसे फील होता है कि गाड़ी में आपको कोई चीज़ मिसिंग लग रही है। सो मुझे तो इन बटन्स को देख के सेटिस्फैक्शन नहीं होती। एक और डिफरेंस की फॉब में है। वैसे तो ग्रैंडे और एल्टिस 1.6 दोनों के की फॉब प्लास्टिक हैं और प्रीमियम फील नहीं देते, बट ग्रैंडे में वाइल लॉकिंग एंड अनलॉकिंग साइड मिरर्स को कंट्रोल किया जा सकता है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। इंटरनेशनली अगर इस इंजन को देखा जाए तो ये आउटडेटेड है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टोयोटा पाकिस्तान ने ये इंजन दिए, सो लेट्स सी इसकी क्या परफॉर्मेंस है। सो हेयर वी हैव अ 1.6 लीटर इंजन जो कि 120 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स को पावर करता है, बट परफॉर्मेंस इज समथिंग जो कि एक कंपैरिजन के बगैर समझ नहीं आती। सो इसलिए मैं 4 चीज़ों को 1.5 सिटी के साथ कंपेयर करूँगा। नंबर 1 हॉर्स पावर, सेकेंडली वेट, थर्ड गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशो और फोर्थ गाड़ी की ट्रांसमिशन को देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी के परफॉर्मेंस में डिफरेंस आता है। सो फर्स्टली 1.6 करोला 120 हॉर्स पावर है, whereas 1.5 Honda City भी 120 हॉर्स पावर है। मूविंग ऑन टू द वेट्स, 1.6 करोला 1275 kg है और 1.5 सिटी 1155 kg है, विच मीन्स दोनों के वेट में 120 kg का फ़र्क है। सो फॉर बॉडी टू वेट रेशो हम सिंपली हॉर्स पावर को डिवाइड कर देंगे गाड़ी के वेट के साथ, और इससे हमें पता चल जाएगा कि गाड़ी 1 kg को उठाने के लिए कितने हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो आफ्टर कैलकुलेशन करोला 1.6 1 kg को लिफ्ट करने के लिए 0.094 हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है, जबकि सिटी 1.5 0.103 हॉर्स पावर प्रोवाइड करती है। सो विच मीन्स सिटी का बॉडी टू वेट रेशो करोला से बेहतर है। और अगर आपको इन फिगर्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई बाय 1000 कर सकते हैं, और ये जो फिगर्स डिस्प्लेड हैं ये मल्टीप्लाई बाय 1000 के बाद हैं। पावर को डिलीवर करने के लिए ट्रांसमिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। करोला में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है जो कि सिटी के मुकाबले में आउटडेटेड है, और सिटी की प्रोस्मेटिक ट्रांसमिशन गियर चेंज होने के इम्पैक्ट को कम कर देती है और फ्यूल एवरेज भी स्लाइटली बेहतर होती है। सो ये सारी फिगर्स को अगर रियलिटी में चेक किया जाए तो दोनों गाड़ियों के 0 to 100 में 1 सेकंड का फ़र्क है, जो कि इन रियल टाइम ड्राइवर साइड से एक मेजर डिफरेंस फील होता है। ना मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर फीचर्स, गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं वो काफ़ी बेसिक सी हैं। हाउएवर इनकी नाइट विजिबिलिटी इज़ फाइन, बट ये जो लाइट्स हैं ये कोई ख़ास अपीलिंग नहीं है। हाउएवर टोयोटा इसे DRLs तो नहीं क्लेम करता, बट इनकी वेबसाइट पे इसे क्लियरेंस लैम्प कहा गया, बट स्टिल अगर DRLs होती तो ज़्यादा बेहतर होता। कमिंग टूवर्ड्स द साइड, गाड़ी में 16 इंच के अलॉय व्हील्स हैं। अलॉयज़ के अलावा गाड़ी में इंपोर्टेड योकोहामा के टायर्स आते हैं जो कि गाड़ी की राइड को कंफर्टेबल बना देते हैं क्योंकि बम्प्स के इम्पैक्ट को काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। गाड़ी में साइड स्कर्ट्स मौजूद हैं जो कि 1.6 और ग्रैंडे दोनों में आती हैं। गाड़ी में साइड स्कर्ट्स की वजह से जो गाड़ी की लुक है वो इन्हांस हो जाती है, और इसके अलावा इसका असल पर्पज़ ये होता है कि गाड़ी के साइड पे जो एयर प्रेशर आता है उसको कंट्रोल करना, और ये साइड स्कर्ट्स इस तरह काम करते हैं कि जो एयर प्रेशर होता है उसको गाड़ी के नीचे पुश कर देते हैं और एयर प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। बट इस केस में 2 प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1, जो गाड़ी के साइड स्कर्ट्स हैं वो प्रॉपरली इस काम के लिए डिज़ाइन नहीं है, और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से गाड़ी में जो साइड स्कर्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाते। आफ्टर एंटरिंग द इंटीरियर, जो चीज़ आप सबसे पहले फील करेंगे वो ये है कि गाड़ी की जो सीट्स हैं बहुत वेल साइज्ड और कंफर्टेबल हैं, बट मेरे ख्याल से गाड़ी की ड्राइविंग पोजीशन को थोड़ा बेहतर किया जा सकता था, और जो सीटिंग पोजीशन है उसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अगर गाड़ी की सीट नीचे और आपको उसकी आदत हो जाए तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है और ओवरऑल ड्राइविंग पोजीशन जो है वो बेहतर हो जाती है। एक बात याद रहे कि गाड़ी में ड्राइवर साइड के लिए सीट हाइट एडजस्टर 2019 के बाद आया था। हाउएवर गाड़ी में टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील प्रेजेंट है, विच मीन्स इसे 4 पोजीशंस में मूव करके अपने मुताबिक सेट किया जा सकता है।
हाउएवर स्टिल गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज सेम एज ग्रैंडे। फर्स्टली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम है ग्रैंडे जैसा और वही डिटेल शो करता है। सेकंड पॉजिटिव बात यह है कि हैंड ब्रेक की प्लेसमेंट बहुत कन्वीनियंट है। और थर्ड चीज़ ये है कि गाड़ी में 4 स्पीकर्स हैं और 2 ट्विटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस इंप्रेसिव तो नहीं है बट ठीक है। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि गाड़ी में ग्रैंडे की तरह मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील आता है। फॉर द कंफर्ट गाड़ी में एक वेल साइज्ड आर्मरेस्ट प्रेजेंट है और इसकी खास बात यह है कि ये 2 तरह ओपन होती है। फर्स्ट डिवीजन में आप छोटी चीज़ें रख सकते हैं और जो दूसरी डिवीजन है वो एक बड़ी स्टोरेज है और इसमें ज़्यादा चीज़ें स्टोर की जा सकती हैं। मूविंग टूवर्ड्स द रेयर साइड, गाड़ी के रेयर रूम कंफर्ट, सीट्स और लेग रूम सेम एज ग्रैंडे। सो इसका मतलब यह है कि कंफर्ट वाइज गाड़ी का रेयर रूम इंप्रेसिव है एंड इवन गाड़ी की आर्मरेस्ट भी काफ़ी प्रीमियम है। इवन दो गाड़ी में AC वेंट्स तो नहीं है बट स्टिल आर्मरेस्ट के बैक पे साइड पे नीचे करके चार्जिंग पोर्ट्स प्रेजेंट हैं। रेयर रूम की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि रेयर बेड फ्लैट है और फिफ्थ पैसेंजर को बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। सो अब मैं रिव्यू के सेकंड पार्ट में शिफ्ट करते हुए गाड़ी ड्राइव करते हुए एज एन ऑनर अपने कुछ ओपिनियंस और गाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सो टू स्टार्ट मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा कि क्यों करोला दुनिया की मोस्ट सोल्ड गाड़ी है और क्या रीजंस हैं कि करोला कभी नंबर 1 पर रैंक करती है और कभी नंबर 2 पे। मैं इन रीजंस को प्रीवियसली अपने आर्टिस्ट ग्रैंडे के रिव्यू में शेयर कर चुका हूँ बट इस रिव्यू में मैं करोला के एडिशनल रीजंस शेयर करूँगा कि क्यों पाकिस्तान में करोला को सक्सेस मिली। मेजॉरिटी लोग इसे अगर मोस्ट डिज़ायरेबल नहीं तो मोस्ट रिलायबल गाड़ी ज़रूर समझते हैं। सो अब मैं करोला की पॉपुलैरिटी के रीजंस आपके साथ शेयर करूंगा और मैं गाड़ी की हिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा। सो टू स्टार्ट टोयोटा ने 1966 में फर्स्ट जनरेशन करोला को लॉन्च किया था और आज मैं जिस करोला का रिव्यू कर रहा हूँ ये 11 जनरेशन करोला है जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। हाउएवर ये स्पेसिफिक गाड़ी 2020 मॉडल है और 1966 से लेकर 2016 तक टोयोटा ने 44 मिलियन करोला के यूनिट सेल किए थे और उस टाइम पे ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी। हाउएवर उसके बाद भी करोला टॉप सेलिंग गाड़ी थी मगर इसको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा होंडा सिविक, वॉक्सवैगन और फोर्ड की कुछ गाड़ियों की वजह से। सो करोला की टॉप सेलिंग होने की रीज़न नंबर 1 ये है कि आजकल करोला के जितने भी कंपेटिटर्स हैं होंडा सिविक, होंडा इलांट्रा या कोई भी और कंपेटिटर, जब करोला 1966 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इस गाड़ी का कोई और कंपेटिटर था ही नहीं। वैसे तो ये एक जस्टिफिकेशन सही नहीं है कि करोला पहले लॉन्च हुई और ये गाड़ियाँ बाद में, इसलिए करोला टॉप सेलिंग गाड़ी है, मगर इस केस में कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से करोला टॉप सेलिंग गाड़ी बन गई है। सबसे पहले जो गैप था जब ये करोला पहले लॉन्च हुई और जो बाकी गाड़ियाँ बाद में लॉन्च हुई, इन बिटवीन करोला ने बहुत जल्दी इमेज डेवलप कर ली थी कि वो दुनिया की एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल गाड़ी है और अपनी कैटेगरी में से सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी समझा जाता था। रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के अलावा लोगों ने इसके साथ एक लॉयल्टी डेवलप कर ली थी और ये बात ठीक है कि करोला से कोई बेहतर गाड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी। और अगर मैं कहूँ कि आज तक कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट करोला में नहीं आया जिसकी वजह से लोगों का गाड़ी पर ट्रस्ट कम हो तो ये बात ठीक है। अदरवाइज वैसे भी टोयोटा ने इस बात पर हमेशा कम ही डिसअपॉइंट किया है कि टोयोटा की किसी गाड़ी में बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आए और लोगों ने टोयोटा की गाड़ियाँ खरीदने पर रिग्रेट किया हो। अलॉन्ग विद ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर जो रिपेयर कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली कम है अगर इसे कंपेयर किया जाए किसी भी और गाड़ी के साथ जो उसके कंपेटिटर है। और हमेशा से ऐसा रहा है कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ इनकी रनिंग कॉस्ट कम होती है और इनकी जो एज है फिर टोटल किलोमीटर्स जो गाड़ियाँ चल जाती हैं वो इनके कंपेटिटर्स इनकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कॉस्ट के साथ टोयोटा की गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। और यही रीज़न है कि करोला ने भी इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज डेवलप की है कि सबसे ज़्यादा कम रनिंग कॉस्ट के साथ ये गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। कंबाइंड विद प्रैक्टिकलिटी करोला का ये रिकॉर्ड है कि इसने हमेशा अपनी वैल्यू रिटेन की है। और वैसे तो रीसेल ये बात डिफाइन नहीं करती कि एक गाड़ी का कितना क्या पोटेंशियल है और वो कितनी अच्छी है, मगर स्टिल करोला की जो रीसेल वैल्यू और जितने टाइम स्पैन के अंदर ये गाड़ी बिकती है वो बहुत कम है। इन सम केसेस आप गाड़ी घंटों के अंदर भी बेच सकते हैं और आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। सो अगर मैं सम अप करूँ तो नंबर 1 रीज़न रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, नंबर 2 ब्रांड लॉयल्टी ड्यू टू कार्स गुड बिल्ड क्वालिटी, नंबर 3 वेरी लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट और नंबर 4 ये है कि गाड़ी जो अपनी वैल्यू रिटेन करती है और बहुत जल्दी बिक जाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से करोला टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पर रैंक करती है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द रीजंस फॉर सक्सेस इन पाकिस्तान। नंबर 1 रीज़न है गाड़ी की सस्पेंशन। अपनी कैटेगरी में करोला की सस्पेंशन सबसे सॉफ्ट और बम्प्स के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के साथ हर तरह की रोड पे कंफर्ट को मेंटेन करती है। हाउएवर इस तरह की सस्पेंशन का एक नुकसान भी है कि इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं होती और ये तब फील होता है जब आप होंडा की गाड़ी चलाते हैं। बट एनीवेज होंडा की सस्पेंशन बम्प्स को अब्जॉर्ब नहीं करती जिस तरह टोयोटा की गाड़ियाँ करती हैं। सो दोनों सस्पेंशन का एक फ़ायदा है और एक नुकसान। सस्पेंशन के साथ ऑप्टिमम ग्राउंड क्लियरेंस ने करोला को पाकिस्तान में मोस्ट एक्सेप्टेबल गाड़ी बना दी है क्योंकि आप जगह का नाम रहें और हाई चांसेस है कि करोला वहाँ पहुँच जाएगी। थर्ड रीज़न ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली लोग मेंटेनेंस कॉस्ट, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, रनिंग कॉस्ट और रीसेल वैल्यू को देखते हुए गाड़ी खरीदते हैं। सो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में करोला की सक्सेस की रीज़न लैक ऑफ ऑप्शंस है क्योंकि ये सब फैक्टर्स
सिर्फ करोला ही इस कैटेगरी में पूरी करती है, और अगर पाकिस्तान में मल्टीपल ऑप्शन होती तो करोला इतनी पॉपुलर ना होती। मूविंग ऑन, क्योंकि एक ओनर्स रिव्यू है, मैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँगा, विच इंक्लूड ड्राइव क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, रोड ग्रिप, सेफ्टी फीचर्स, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स, quality issues, and the overall experience of keeping the car. So to start with drive quality and experience, पहली चीज़ है interior room comfort and visibility. In my opinion, interior room सिर्फ spacious और comfortable ही नहीं है, बट इसका advantage ये है कि rear bed flat है और गाड़ी में 5 passengers भी almost comfortably travel कर सकते हैं। बट ड्रॉबैक ये है कि एज अ ड्राइवर मुझे गाड़ी का कैबिन कंजेस्टेड फील होता है और विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ फील होती है। हाउएवर, अगर आप सिटी को ड्राइव नहीं करते देन मोस्ट प्रोबेबली आपको तंगी फील नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ है परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन। गाड़ी का 0 to 100 11.5 सेकेंड्स है। गाड़ी की एक्सेलरेशन तो फिट है, हाउएवर परफॉर्मेंस में 2 इशूज़ हैं। नंबर 1, गाड़ी में पुराने ज़माने का एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है जो कि 2020 के हिसाब से बिल्कुल भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरा, जब गाड़ी का रेस पेडल प्रेस करते हैं तो गाड़ी बहुत डिले के बाद रिस्पॉन्स देती है और मेरे लिए गाड़ी का एक मेजर इशू है ये। अगेन, अगर आप CVT ट्रांसमिशन से कंपेयर करते हैं जो कि ग्रैंडे और सिविक में आती है तो आपको गियर शिफ्टिंग में एक झटका फील होगा, और इस जर्क के अलावा ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक एक आउटडेटेड होने की वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज अप टू द मार्क नहीं है, और इन सिटी ड्राइविंग आपको 9 से 12 की एवरेज मिलेगी विच इज़ सेम एज़ 1.8 CVT ग्रैंडे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत बुरी नहीं है, बट इन माई ओपिनियन अगर गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन होती तो गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतर होना था और जो फ्यूल एवरेज है वो भी आपको बहुत बेहतर मिल सकती थी। हाउएवर, गाड़ी के लॉन्ग रूट पे अराउंड 14 to 16 की फ्यूल एवरेज है। सो टू कंक्लूड, एक्सेलरेशन में 1.5 सिटी बेहतर है, बट परफॉर्मेंस में सिटी की ट्रांसमिशन बेहतर है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है जो कि करोला की ऑटोमेटिक से बहुत बेहतर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक ऑब्सोलीट हो चुकी है। सो सिटी की गियर शिफ्टिंग भी ज़्यादा स्मूथ है और फ्यूल एवरेज भी स्लाइटली बेहतर है। करोला अल्टिस 1.6 की एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि 2019 तक गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट मिसिंग थी। सो ड्राइविंग पोस्चर एंड पोजीशन हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है। सो इन माय ओपिनियन गाड़ी का एक मेजर डिसएडवांटेज है, क्योंकि गाड़ी जितनी भी अच्छी हो, अगर गाड़ी को अपनी मर्ज़ी के पोजीशन के हिसाब से ड्राइव नहीं किया जा सकता तो गाड़ी की कंफर्ट हर बंदे के लिए सेम नहीं रहती। कमिंग बैक टू द पॉजिटिव साइड, गाड़ी में विंड नॉइज़ बहुत कंट्रोल्ड है। हाउएवर, जापानीज़ गाड़ी जितनी इम्प्रूव तो नहीं है बट स्टिल बेटर देन होंडा सिटी एंड सिविक। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि गाड़ी का बूट स्पेशियस है और बूट स्पेस के बारे में शायद ही किसी को कोई कंप्लेन हो। 2 और चीज़ें जो कि गाड़ी की नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है बट स्टिल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी नहीं है। नंबर 1 चीज़ है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, बुरी नहीं है बट मज़ीद बेहतर हो सकती है। सिमिलरली रोड ग्रिप एंड स्टेबिलिटी तमाम पिछले करोला के मॉडल्स के मुकाबले में बेहतर है, बट स्टिल हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत कमज़ोर है और हाई स्पीड पे गाड़ी को चलाना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। 2017 में करोला के फेसलिफ्ट ने गाड़ी में बहुत से न्यू एडिशंस किए थे और गाड़ी को बहुत कम्पिटिटिव बना दिया था। अगर मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD ब्रेक्स और इमोबिलाइजर दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में चाइल्ड सेफ्टी आइसोफिक्स सीट ऐड करने की ऑप्शन भी दी जाती है, और आइसोफिक्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फिक्स। सो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इस बात पे टोयोटा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप 2016 या 2016 से पहले की करोला खरीद रहे हैं तो आपको ये बात याद रहे, गाड़ी में इमोबिलाइजर मिड ऑफ 2016 के बाद दिया गया था, और यही वजह है कि 2016 से पहले करोला बहुत ज़्यादा चोरी भी होती थी। इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ यह है कि रोड कंडीशंस, स्पीड एंड लोडिंग के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से व्हीकुलर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। करोला की ब्रेकिंग में एक एडिशनल ब्रेक असिस्ट का फीचर आता है और यह डिटेक्ट करता है कि गाड़ी को इस सिचुएशन में हार्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं, और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी हार्ड ब्रेकिंग करती है, और ये भी एक तरह का सेफ्टी फीचर है। एक बात याद रहे कि क्वालिटी इश्यूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स डिफरेंट चीज़ें हैं। सो पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स की बात करूँगा। अगर करोला की बात की जाए तो गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है। तो अगर करोला की क्वालिटी इश्यूज़ की बात करूँ तो गाड़ी के इंटीरियर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और ये कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है।
सेकंड क्वालिटी इशू ये है कि करोला का जो ट्रंक है उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं होती। अगर आप गौर से देखें तो जो गाड़ी का जो रेयर है उसमें लाइट और ट्रंक की प्लेसमेंट आपको हर गाड़ी में डिफरेंट मिलेगी। और करोला के इस जनरेशन के अगर आप शुरू के यूनिट्स देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी की डिग्गी सही तरह बंद नहीं है। अगर सिटी एंड करोला की डायमेंशंस को कंपेयर किया जाए तो सिटी की लेंथ 4395 mm है, जबकि करोला की 4620 mm है, विच मीन्स करोला 225 mm ज़्यादा है सिटी से। सिमिलरली सिटी की विड्थ 1695 है, जबकि करोला की 1775 एंड अगेन करोला की विड्थ 80 mm ज़्यादा है। और अगर हाइट को कंपेयर करें तो सिटी 1480 mm है और करोला 1475, विच मीन्स हाइट में करोला 5 mm कम है सिटी से, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर करोला। तो अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो इन माय ओपिनियन गाड़ी ए ग्रेड स्कोर करती है, और इस ग्रेड के लिए गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग, रोड ग्रिप और फ्यूल एवरेज को बेहतर होना चाहिए था। सो टू कंक्लूड, अगर मैं करोला एल्टिस 1.6 को चूज़ करूंगा या फिर किसी को रिकमेंड करूंगा तो 3 मेन रीजन्स की वजह से। नंबर 1 इंटीरियर रूम कंफर्ट, सेकेंडली रिलायबिलिटी, और थर्ड गाड़ी की लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी ड्यू टू इट्स सस्पेंशन।